वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। आप वो आज इन्होंने कोई लिंक बहुत लेट भिजवाया है, लेट हो गया था। लेकिन हमारी तो ओपन हो गई थी टाइम पे। अच्छा आपको लेट भिजवाया, वैसे ऑनलाइन था वो जो होस्ट होता है क्लास। अच्छा 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 अच्छा। वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं जी? अनीक ठीक हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम जी, कैसे हैं जी? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज मैंने मैसेज तो सेंड किया था भी आज लास्ट क्लास ज्वाइन करें आप लोग। हमजा, मतीन, अनीक, गुलाम अब्बास, मोहम्मद सज्जाद, वकास अहमद, एहसन, ये तो आई थिंक फ्रॉम लाहौर ऑफिस, असद खान। चलें, वेलकम ऑल यू पीपल। मेरा ख्याल हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। सोनिया सोनिया ने भी ज्वाइन किया है कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं किया। कल हम थे किस स्लाइड पे थे हम लोग? सर ROI पे खत्म किया था। यस, दिस वन। अनीक, इसको पढ़ा है आप लोगों ने? सर ये SME में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पड़ी। ठीक है। गुलाम अब्बास, यस सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। आप ठीक अच्छा, हैं? हैव यू सीन सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ROI? Yes, I have Yes sir. checked the formula and the related material. ये अभी कुछ माइक का डिस्टॉर्शन होती है, जरा काइंडली प्लीज। जी जी, अब्बास बोलिए, क्या चीज है ROI की? क्या अंडरस्टैंडिंग है? ROI का सर ये है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा, जिसमें मैंने कल जो है वो कुछ किया था। ये शोर है। माइक 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 को कीजिएगा प्लीज। जी सर। जी 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 प्लीज। हाँ जी। इसमें इक्विटी कैपिटल है और हमारा जो क्रेडिट है कैपिटल, वो भी इसमें आता है। दोनों इसमें होते हैं। नहीं, अब हम किसी को बताना चाहते हैं एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसकी कैपिटल इसके एम्प्लॉयड अलावा इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्विवेलेंट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, दिस इज व्हाट वंडरफुल। अब ये चीज है असल में ना जी। और एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जो कैपिटल हमने, अब मैं इसकी लॉजिक थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जी। लॉजिक इज दिस वन, इफ यू जस्ट गोइंग टू सी योर बैलेंस शीट, तो काइंडली माइक माइक बंद रखिएगा, जरा डिस्टॉर्शन है किसी। अच्छा, देखो आपके एसेट में से लाइबिलिटीज, इक्विटीज, और देखिए हम एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि द कैपिटल दैट वी हैव इंगेज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है, वो है एम्प्लॉयड आपका। तो दैट्स व्हाट वंस वी फाइंड इट, तो आप एसेट में से, चूंकि जो करंट आपकी लाइबिलिटीज होती है ना, वो आपका कैपिटल, वो तो शॉर्ट टर्म, सॉरी, जो लाइबिलिटीज हैं, तो अगर आप अपने एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को निकाल दो तो वो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में तीन चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं। वन इज द डेट, और जब डेट लेंगे, डेट्स मीन लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ डेट, चूंकि हमने करंट लाइबिलिटीज उसमें से निकाल ली हैं, और प्लस उसमें प्रेफर्ड स्टॉक्स भी हो सकता है, और आपका दैट इज द इक्विटी तो होती है जो आपकी
लाइक द शेयर होल्डर आपकी कॉमन स्टॉक्स हैं। तो ये माय डियर दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड मीन दैट द कैपिटल दैट यू हैव इंगेज्ड, और उसके ऊपर आप देखना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हमारी ROI जो रिटर्न कितना है। अच्छा, अब आप फार्मूला को अगर देखें तो दिस इज व्हाट you have taken as the profit before interest and tax। तो चूंकि आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो इस वजह से चूंकि जो डेट के ऊपर भी डेट लिया है उससे पहले आपका बेसिकली EBIT ये बनता है। चूंकि EBIT मीन दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो आप करके कैपिटल एम्प्लॉयड पर डिवाइड करोगे और इनटू 100 कर लें, दिस इज योर परसेंटेज and that basically is called ROI। और जी प्लीज, गॉट इट? जी यस सर। सर। Yes, sir. तो अब इसके एडवांटेज क्या हैं कि इजी टू प्रिपेयर है, टेक्स मैनी एस्पेक्ट्स इनटू अकाउंट, शोज परसेंटेज रादर देन एब्सोल्यूट वैल्यू। मसलन ये है कि जब आप इसकी फाइंड करते हो ना लाइक कैलकुलेशन, तो आप परसेंटेज में फाइंड कर रहे हो, ये एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, अब आपको ROI जब आपने देखा तो आपको पता दो फिगर आपने फाइंड किए हैं। अब दो फिगर को जब आप देखते हो तो उसका जो लेट से यू फाइंड 10%, तो आपको पता चल गया कि ये हमारा रिटर्न है और इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, रादर परसेंटेज। जो परसेंटेज हमेशा ही दो चीज़ों के साथ आप वैल्यू लेते हो, और जो दो वैल्यू के साथ कंपैरिजन होता है वो रिलेटिव, वो एब्सोल्यूट नहीं होती। सो कैन कंपेयर डिवीजन ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिसएडवांटेज है कि वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन है, इसका मतलब ऐसे फिगर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, और doesn't look at cash flow manager have an incentive not to invest, so may encourage short termism, more suited to mature product market share। इस पे कोई आप बात करना चाहें तो प्लीज। सर जो जी, थर्ड पॉइंट है इंसेंटिव, सर ये कितना होगा? थर्ड वन जी सर, द मैनेजरियल ये इंसेंटिव। वाला नो सर, इन द डिसएडवांटेज। managers have an incentive not to invest, so may encourage short termism। मतलब आप इसका यह है कि अगर आप मतलब आप इन्वेस्ट नहीं करते, फर्ज करें, तो इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप किधर जाओगे? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि आप की जो इन्वेस्टमेंट्स है, या मतलब है कि जी आप उसको शॉर्ट टर्म का मतलब देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही है कि द डेट यू हैव टेकन invested for the long term, the preferred stock you have taken invested for the long term, and common stock you have taken naturally would be invested for the long term। अच्छा, अब अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो नेचुरली इसका मतलब क्या है कि फिर आप शॉर्ट टर्म्स की तरफ जाओगे, और दैट्स व्हाई आई थिंक ये उसका डिसएडवांटेज। और कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म इज़ नॉट इनकरेज, रादर चूँकि यू हैव अ गोइंग कंसर्न, तो उसमें बैलेंस रखना पड़ता है बहरहाल। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कंपनी इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स द like the value of the shareholder, तो company must maintain a long term view and perspective। Is it? ओके जी सर। सर मेरे माइंड में ये आया है कि जब इंसेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो डिनोमिनेटर है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो अगर इन द शॉर्ट टर्म आप कैपिटल और नहीं एम्प्लॉय करते तो वो उसको थिन आउट नहीं करेगा ना, सिंस प्रॉफिट आपका है उसी हाँ कैपिटल हाँ, के ऊपर। अब जैसे देखिए ना, आप अगर आप फर्ज करें आप ज़्यादा फोकस करते हो नेटवर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो नेटवर्किंग कैपिटल तो है ही सारा शॉर्ट टर्म है ना। ठीक है, मतलब उधर से करंट एसेट ले लिया, उधर से करंट लाइबिलिटीज ले ली। ठीक है, तो अब हमने तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, और ये नेचुरली कौन सा होगा कि वो फंड जो आपने रेज किए और थ्रू डेट, थ्रू प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड थ्रू
लाइक है, तो दैट्स वाई उसमें करंट लाइबिलिटीज शामिल नहीं है। करंट लाइबिलिटीज आपको किधर लेके जाती है, शॉर्ट टर्म की तरफ। तो दैट्स वाई अगर आप इस पे नहीं फोकस करोगे तो आप फिर उधर चले जाते हो। दिस इज व्हाट लाइक। जी सर, राइट सर। एनीबॉडी हैविंग क्वेश्चन? सर ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, ये कैसे हो सकती है मैनिपुलेशन इसमें? देखिए, मैनिपुलेशन ये हो सकती है कि आप बाज़ डेट्स हैं, डेट को आप लाइकवाइज आपने डेट लिया है, और इसके लिए ना नेटवर्किंग कैपिटल की अगर आप थ्योरीज देखते हैं तो नेटवर्किंग कैपिटल में जो डेट आप रेज करते हो वो भी एक होता है। आप लॉन्ग टर्म डेट पर्पस के लिए, एक नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग में भी एक परमानेंट होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। अब अगर आपने डेट लिया हुआ है लॉन्ग टर्म, लेकिन उसे इन्वेस्ट आप किस पे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के ऊपर, तो वो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। इट मीन दैट आप कि ट्रूली आप उसको मैच नहीं कर सकते। इसमें एग्जैजरेशन हो सकती हैं या अंडरस्टेटमेंट हो सकती हैं। क्लियर? सर इसमें ये भी तो पॉसिबल है कि चूंकि ये रेशियो कैलकुलेट हो रही है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका जो है रिजल्ट उतना ज़्यादा होगा। तो वो लोग अपने जो इन्वेस्टमेंट सेंटर हैं वो अपने लोन्स जो हैं वो जल्दी पे कर दें ताकि नोमिनेटर कम हो जाए और वो कहें जी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई है। इस तरह से हाँ, मैनिपुलेट दैट्स व्हाट, मतलब आप अपने मुख्तलिफ तरीकों से रिटर्न को ओवरस्टेट करें और जो जी डिनोमिनेटर है उसको आप अंडरस्टेट करें, तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट आपके ऐसे लगेंगे कि जैसे दिस इज वंडरफुल, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन दैट माइट बी द डिफरेंट वन। जी बट दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड वनरेबल टू मैनिपुलेशन है, मतलब इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। ओके, यस सर। अच्छा जी, नाउ दिस इज रेजिडुअल इनकम, RI. This is measure of the entire profit after deducting an imputed interest cost. So RI will increase when investments are made that have returns higher than that the firm cost of capital. Cost of capital can be varied according to the risk characteristics of a different investments. जी बताइए सजाद, you are supposed to comment on this issue. What is residual income? Mr. Sajad. जी सर, मैं एक मिनट। सर एग्जैक्ट नहीं समझ आ रही। अच्छा ओके जी, अनीक। अनीक बेटा बात कीजिएगा। अनीक प्लीज। अच्छा मेरा अनीक हैज नॉट, कोई मसला है। चलिए जी, इसमें हमजा मतीन आप बताइएगा। जी सर, ये रेजिडुअल इनकम ये होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जो ना हम लोग इनपुटेबल कॉस्ट यानी कि वो होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कह लें, जितना हमारा यानी कि है कैपिटल एम्प्लॉयड उसके साथ हम एक परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो इम्पुटेबल कॉस्ट आ जाती है। नहीं, इम्प्यूटेबल कौन सी, इम्प्यूटेड है ये, इम्प्यूट ये क्या होती है इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट? मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो और भी चीजें शामिल हो जाएंगी ना। सर मैं बताऊं? जी जी सर इसमें यह है कि जो इनके इन्वेस्टमेंट सेंटर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम ये मालूम करते हैं कि हमें जो है कॉस्ट सेंटर है फॉर एग्जांपल हमें 15% इससे जो है वो रिटर्न चाहिए, तो उसकी जितनी भी EBIT है हम उसमें से 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो हमारी जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर 15% हम माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगी हम उसे कहेंगे ये रेजिडुअल इनकम है उसकी।
कि हमें 15% चाहिए था, उससे इंक्रीज आपने जो है ये कमाया है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। आप जरा दोस्तों से पूछें भी उनको समझ आ गई। सर जी जो याद रेजुलर समझ इनकम आइए। पे तो लास्ट वाले की समझाइए बस, वो जो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। सर मैं बताऊं, जी जी। सर रेजिडुअल इनकम वो है जब कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पे करने के बाद जो रह जाए कंपनी को, वो रेजिडुअल इनकम होगी। तो आप फाइनल बताएं ना, क्या इसका मफहूम क्या बना? सर ये जो अभी दोस्त ने बताया है वो है ओवरऑल कंपनी के लिए अगर हम मालूम करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए मालूम करने लगे तो फिर ये बात गलत होगी। इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए ये बात गलत होगी, रेजिडुअल इनकम जो है। नहीं, इशू इज नॉट, द क्वेश्चन इज दैट कि आरआई की अंडरस्टैंडिंग पहली बात है क्लियर होनी चाहिए। और देखो वो क्या है कि आरआई बेसिकली क्या है, measure of the center's profit after deducting an imputed interest cost. RI will increase when investments are made that have returns higher than the firm's cost of capital. ठीक है, cost of capital can be varied according to the risk characteristics of a different investments. अच्छा, वो ये है कि आपकी RI उस वक्त बेहतर होती है जब when investments are made that have returns higher than the firm cost of capital. ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि measure of the centers profit after deducting an imputed interest cost. ठीक है, अब imputed interest cost, तो ये कुछ इसको क्लियर करें ना। सर ये आई थिंक इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, बेसिकली ये एक नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है जो कि कंपनी इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए कैलकुलेट करती है अकॉर्डिंग टू इट्स मे बी रिस्क प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपिटल। तो ये हमारा वैक होगा सर। हाँ, इम्प्यूटेड कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये या वैक है हमारा, वेटेड एवरेज। जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं, देखिए क्योंकि ये फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसमें हर चीज आएगी, उसमें डेट्स भी आएंगे और इक्विटी भी आएगी। तो फिर इसको मेक इट क्लियर, अनीक इसको क्लियर करें ना प्लीज। जी सर, सर लाइक आई सेड इट्स अ नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कैलकुलेट कर रहा होगा बेस्ड ऑन इट्स capital structure, maybe it has a mix of debt and equity, तो उसके accordingly and also its risk profile, जो उसकी overall business risk profile होगी उसकी भी maybe कुछ adjustments करके जिस तरह से वो risk adjust करते होते हैं NPV में, उस तरह। तो सर वो एक notional जो होगी cost of capital उसके ऊपर फिर जो है वो मतलब वो अपना discount rate उसको लेंगे। तो बात है कि नोशनल से क्या मतलब है? Sir, notional is basically something you can say कि it might not be real, it's an imaginary thing, लेकिन they are just using it for as an estimate for the अब आप purpose. इसको, ये बात हार्ड नहीं होगी थोड़ी सी? अब हम कैसे बताएं इतने लोगों को कि जी नोशनल फॉर एग्जांपल किस तरह बनेगी? Sir, I think that would depend on the center manager and their finance manager कि वो उसमें किस तरह उसको I mean सर आई थिंक कि आप इसको बेहतर जो है कंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, वो तो आपने कल कहा था कि जी मैं इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को देख के आऊँगा और हम पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। सर तो हम जो हमने कुछ पढ़ा है उसके बताइए। मुताबिक तो यही है कि ये वैक जो होता है वो आपका फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और वैक के बारे में तो सारे बेहतर जानते हैं। नहीं, देखिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या है कि जी लाइक दिस इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन दैट द टोटल cost you have to pay to the fund provider, or there might be 3 type of fund provider, or that may be the bonds holders, उनको हमने वो पे करना है,
वो डेट है, और प्लस उनमें से क्या है कि जी लाइक देयर इज द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर भी हो सकते हैं और कॉमन। अगर हम इनकी जो हमने इनको जिस रेट के ऊपर हमने इनसे पैसा लिया है, अब वो हम इनको जितनी भी अमाउंट बनेगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, वो तो हमारे पास। अब सवाल ये नहीं समझ आ रही कि जो पहला सेंटेंस है कि मेजर ऑफ द सेंटर्स प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट को हमने देखना है कि ये क्या है, ठीक है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट। अब चूंकि अब अगर नीचे फिर प्रॉब्लम है, चूंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें तो आपके पास वो भी आ गई चीज, चूंकि उसमें डेट भी है, डेट का जो बनेगा वो इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक का जो हम उनको पे करते हैं डिविडेंड, और जो हमने पे करना है उनको कॉमन वालों को वो डिविडेंड जो है, तो वो जो रिटर्न्स हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गई। लेकिन अब डिवाइड हमने क्या करना है कि प्रॉफिट में से हमने इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट को लेस करना है। अब ये क्या चीज है, ये नहीं समझ आ रही मुझे सर ये प्रेफरेंस शेयर का तो नहीं है जी। सर जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है उसके बारे नहीं, में अभी अभी ना वो जो नोशनल की बात कर रहे थे अनीक, मैं चाहता हूं कि वो नोशनल क्लियर हो जाए। जी सर, नोशनल जो आप कह रहे हैं सर, इंटरेस्ट कॉस्ट को इस तरह निकलेगी कि लाइक जो वैट जिस तरह निकाला है एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, जो उस इन्वेस्टमेंट सेंटर की एवरेज उसका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सर परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज बेस में लेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो फुल जितनी एब्सोल्यूट फिगर जो उसकी होगी दैट विल बी यूज्ड, and that will give us the imputed interest cost that can be then subtracted from the center's profit to arrive at the residual income. अच्छा, आप सुनिए जरा थोड़ा सा, एक्चुअली यू नो दैट आप जो इंटरेस्ट जो आपका होता है ना जी, लेट से आपने जो डेट आप लेते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट हासिल होते हैं ना जी। जी सर, होते हैं। तो माय डियर, अगर आपने फ़र्ज़ करें 10% आपने 10% जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने डेट लिया है, तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स शील्ड मिलती है, फ़र्ज़ करें वो टैक्स शील्ड का बेनिफिट 2% बनता है, तो एक्चुअल जो आपका इंटरेस्ट है रेट है वो दैट इज़ नॉट अ 10%, रादर वो कितना बनेगा 8%। जी सर। ये है माय डियर, ये जो आपको इसका जो बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे आपने जो प्रॉफिट डिडक्टिंग एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, जो टैक्स पर्पस के लिए जो आपको बेनिफिट हासिल होता है। अब अगर आप समझेंगे कि हमारा प्रॉफिट में से अगर आप फुल का फुल अगर इंटरेस्ट लेस करते हैं, तो हालांकि आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट ये नहीं बनता, क्योंकि उसमें टैक्स शील्ड आपको हासिल होती है। लिहाजा वो जो टैक्स शील्ड का बेनिफिट है उसको भी आप कंसिडर करते हुए फिर आप अपनी प्रॉफिट वो आप जनरेट करके फिर आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आप वो जो चीज़ देखते हो। और अब उन्होंने ये बात कही है कि अगर आरआई जो आपका है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो नेचुरली वो आपकी आरआई है। अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि आप अब प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट वो अगर कर लें, लेट से वो 16% है और आपका वैक जो बनता है वो 17% है, तो इट मीन कि आपकी रेजिडुअल इनकम कौन सी है, नेगेटिव है। इट मीन यू हैव नॉट अर्न, चूंकि आपने 17% तो पे करना है, लेकिन आप एक्चुअल अपने कितना कमा रहे हैं वो आप 16% है, तो यू आर इन नेगेटिव सेंस। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपको जो भी रेजिडुअल इनकम आपकी वो सॉरी जो आपका जो प्रॉफिट है उनमें से अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेस करने के बाद अगर कुछ चीज़ बचती है, तो वो माय डियर आपकी आरआई होगी। और ज़ाहिर बात है कि जितना आपका प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होगा, आरआई जितनी ज़्यादा होगी, आरआई ज़्यादा होने का मतलब पता क्या है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं इट इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और दैट्स व्हाई आई थिंक कंपनी की उतनी ही फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी। इट मीन आपका आरआई उतना ही बेहतर है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, आपका जो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कॉस्ट लेस करने के बाद
अगर आप की प्रॉफिट इज हैवियर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो माय डियर फिर आपकी आरआई बढ़ेगी, अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाएगी। गॉट इट? जी सर। गुलाम अब्बास? यस सर। यस सर। हाँ जी, आगे चलें। जी सर। सर एक थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट था सर, अगर हम इसके लाइक ऑन अ मोर लाइक यू कैन से ऑन अ मोर स्ट्रेटेजिक लेवल हम इसको लेके चलते हैं, और इफ वी कंपेयर रेजिडुअल इनकम विद एनपीवी, तो सर I would like to know this के where would the company actually be using residual income as a performance measure, and where would they prefer NPV as a performance measure, since they do seem to be a little bit similar? देखिए जो है ना, एनपीवी इज अ डिफरेंट थिंग। एनपीवी जस्ट वी वुड लाइक टू सी के द फ्यूचर फ्लोज which are expected to generate that is being converted into today's value, और फिर आप उसकी जो इनिशियल जो कॉस्ट है उसके साथ आप उसको जो आउटफ्लो होता है वो देखते हैं, और वहाँ से आपको पता चलता है कि जी हमारे पास या तो हमारी एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज ये यहाँ पे दिस इज नॉट ये एनपीवी और चीज़ है। यहाँ पे हम सिर्फ रेजिडुअल इनकम, अब मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि कंपनी सपोज कर लें कि कमा रही है 20%, और कंपनी ने पे भी करना है 20% अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंस में, तो माय डियर कंपनी की एक्चुअल इनकम कितनी बनी? कुछ भी नहीं, जीरो। तो रेजिडुअल इनकम तो कुछ नहीं है, हालांकि कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट विच इज लेट्स से 20%, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कितना है? 20% है। तो दैट्स व्हाट कंपनी की जो रेजिडुअल इनकम मस्ट बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब वो पॉजिटिव रहेगी, अदरवाइज वो कंपनी कुछ अर्न नहीं करेगी। ठीक है जी, जी सर, ये पॉइंट आगे चलें। जी सर। सर जो मैंने जी actually, प्लीज। पूछना चाह रहा था ना, मे बी आई डिडंट वर्ड इट वेरी वेल, बट मैं एक्चुअली पूछना ये चाह रहा था कि एनपीवी जो है वो फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा ओनली, सिर्फ जब प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा उसमें एनपीवी देखेंगे, और पूरी देखिए ओवरऑल। देखिए 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 मेरी बात सुनिए। जी सर। एनपीवी इज ओवरऑल, अब वो एनपीवी आप यूज करते हो, आईआरआर इस्तेमाल करते हो, पे बैक पीरियड इस्तेमाल करते हो, पीआई करते हो, वो आपकी चॉइस है, वो डिसीजन मेकिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं। जी सर। ठीक है, वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं फॉर सेलेक्टिंग योर बजट। और लेट्स से यू आर चूजिंग द एनपीवी, देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स, तो आप तीनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी फाइंड करेंगे, और डिसीजन पॉइंट क्या है कि जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी इज मोर हैवियर बिगर, आप उसको सेलेक्ट करना चाहिए, बस सिंपल। जी सर, डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे इशू आपका एनपीवी नहीं है, हम कह रहे हैं आरआई है, रेजिडुअल। रेजिडुअल कहते किसको है? कि वो चीज जो बाकी पे करने के बाद बच जाए, वो रेजिडुअल है। जी ठीक सर। है, बात यह है कि आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपने 1 लाख ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पे करना था, तो माय डियर एक्चुअल कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है, बट कंपनी के पास 1 लाख में से कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि कंपनी इज बाउंड टू पे to the cost of capital, in terms of cost of capital to the fund provider। तो कंपनी, हालांकि कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है, लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं कमाया, तो रेजिडुअल इनकम क्या हुई? जीरो। जी सर, ठीक है। क्लियर? ये है इसका पॉइंट। इसका मतलब है कि आपकी जो इनकम है ना जी, वो हमेशा उससे ज्यादा होनी चाहिए जितनी अमाउंट आपने पे करनी है, मीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सूरत में। जी मिस्टर फाहद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी प्लीज मिस्टर फाहद। चलिए ओके, अच्छा जी प्लीज, अब हम मूव कर रहे हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज व्हाट कंपेयरिंग परफॉर्मेंस के हवाले से, कंपेयरिंग प्रॉफिट सेंटर्स प्रॉब्लम क्या कि दे डू नॉट ऑलवेज परसू गोल कॉन्ग्रुएंस, दे शेयर रिसोर्सेज,
they often work with and for each others, how are overheads to be absorbed. प्रॉब्लम इंटरम जो इंटरफॉर्म जो कंपैरिजंस हैं, दैट इज़ फॉर बेंचमार्किंग और कंपेयरिंग सब्सिडरीज के लिए प्रॉब्लम। तो ये है कि जी असेसिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अकाउंटिंग, ये असल में थोड़ा सा वो आपको देखना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट सेंटर्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं और इंटरफॉर्म्स कंपैरिजन के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट वेज ऑफ फाइनेंसिंग ग्रोथ, टैक्स रेट्स, और ये फिर मेजर ऑफ परफॉर्मेंस जो प्रॉफिट सेंटर्स हैं उनके क्या हैं कि कंट्रीब्यूशन, कंट्रोलेबल प्रॉफिट, कंट्रोलेबल मार्जिन, और लाइक नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज और एडेड वैल्यू। ये क्या डिफरेंस होगा, ये प्रॉफिट और मार्जिन की बात उन्होंने कही है, प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन जो होता है वो आपका सेल माइनस उसमें डायरेक्ट कॉस्ट है, और प्रॉफिट जो है सेल माइनस ऑल कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एडमिन। और जब आप ऑल कॉस्ट के साथ चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, ये कौन सा सिस्टम है कॉस्ट का? जब ऑल कॉस्ट के GS साथ हम करते हैं, क्या कह रहे हैं? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जी ट्रेडिशनल, नहीं, उस ट्रेडिशनल का एक नाम है, वो लीजिए। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। यस, थैंक यू, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है ये। यस सर। ठीक है जी। और ये है, बहरहाल ये कोई ऐसा चीज में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हम आगे चलते हैं जी, प्लीज। जी सर। दिस इज वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, a shareholder value approach to performance measurement moves the focus away from short term profits to a long term view of value creation। देखें, इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जी आप जब वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू का मतलब यहाँ ये है कि यू हैव टू क्रिएट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और यू नो वैल्यू ऑफ द फर्म मीन दैट अ कंपनी मस्ट हैव टू मूव फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो ये असल में कॉन्सेप्ट है। अब डिफरेंट शेयर होल्डर विल वैल्यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, although they will generally prioritize financial returns। So this is SVA, shareholder value analysis, that is reports 7 value drivers. This is a sale growth rate, operating profit margin, cash tax rate, fixed capital investment rate, working capital investment rate, the planning period, the cost of capital, all drivers cash generation। The development of SVA has driven by wider share ownership, more knowledgeable investors, desire to get away from a short-term outlook, discrediting a profit as a sole performance measure। We need to ask the question, how well is the business performing for the shareholder? ठीक है जी। और दिस इज शेयर होल्डर वैल्यू, दैट इज बिजनेस वैल्यू माइनस डेट। अब देखा, डेट आप निकालोगे तो उसके बाद जो कुछ, ये शेयर होल्डर वैल्यू बन गई। सो वेयर बिजनेस वैल्यू इक्वल्स पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन प्लस द वैल्यू ऑफ एनी मार्केटेबल एसेट्स हेल्ड। जी प्लीज। अब इसमें जो पंच लाइन है वो ये है कि जब आपको ये बात कही जाए कि वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, तो उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है SVA। और ये क्या है? शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस। ठीक है। और वो शेयर होल्डर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? बिजनेस की वैल्यू माइनस उसमें से डेट निकाल दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अपनी कंपनी की वो जो बैलेंस शीट है तो उनमें से आप टोटल एसेट में से डेट निकाल दो, वो आपकी बिजनेस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी? सर एक क्वेश्चन है कि अगर जब यहाँ पे हम बिजनेस वैल्यू ले रहे होंगे तो क्या मार्केट वैल्यू लेंगे उसकी, एसेट्स की, या जो बुक वैल्यू होगी वो लेंगे? देखिए, जब आप कर रहे होते हैं ना अकाउंटिंग के अंदर आप हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट और उसको चीज़ को ले रहे होते हैं। ठीक है। वो आपकी वैल्यू बनेगी। और चूँकि जो एक्चुअल ग्रोथ है, चूँकि आप कभी भी अजम्पशन की बेस के ऊपर, वैसे नहीं भी आपके पास एक चीज़ है, बिल्डिंग आपने ली है 15 लाख रुपए की, और उसको आप प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर शो करें, वो नहीं अभी होगी। अभी आपका यही है
कि जी आप इसे एक्चुअल कॉस्ट और उसकी बेसिस के ऊपर, हिस्टोरिकल के ऊपर आप उसको चीज़ों को जाके देखते हैं। जी ठीक है। जी प्लीज। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट में मैनेजरियल प्रोसेस विच लिंक्स स्ट्रेटजी, मेजरमेंट एंड ऑपरेशनल प्रोसेस टू द एंड ऑफ क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू। और इसमें डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ प्रॉफिट बेस्ड मेजर सच एज ROI और RI। वो देखा, वो कहते हैं जी असल में ROI में कुछ प्रॉब्लम से RI में उस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट को डिराइव किया। मैनेजमेंट डिसीजन डिजाइन टू इंक्रीज प्रॉफिट स्पेशली इन द शॉर्ट टर्म डू नॉट नेसेसरली क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म आपकी इंक्रीज होती है ना, वो ट्रू सेंस में आपकी जो शेयर होल्डर की वैल्यू को क्रिएट नहीं करती। तो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। स्ट्रैटेजी फॉर वैल्यू क्रिएशन मीन दैट इज टू मैक्सिमाइज फ्यूचर वैल्यू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो उसमें आपने फ्यूचर की वैल्यू को बढ़ाना है, ग्रोथ को की तरफ जाना है। मेजरमेंट परफॉर्मेंस मेजर नीड टू include forward looking indicator as well as historical returns। or management how governance, remuneration, organization structure, culture and stakeholders relationship contribute to creating shareholder value। Importance of relation with the market, effective communication can help ensure companies value creating policies are incorporated in its share price, although this does not mean attempting to manipulate the market। जी चलें आगे जी। जी सर। Now my dear, economic value management, this hinges on the calculation of economic profit EP, which avoids the immediate write-off of value building expenditures such as R&D or training। This produces a figure for economic value added or destroyed। तो ये जो इकोनॉमिक वैल्यू मैनेजमेंट है प्रोड्यूस करती है अ फिगर कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ basis for shareholder returns, cash yield generated from recurring business activities or investment in assets। अदर मैयत में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू एडेड, द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हम ले सकते हैं। और टोटल शेयर होल्डर रिटर्न में डिविडेंड पर शेयर प्लस मूवमेंट इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड इकोनॉमिक वैल्यू मैनेजमेंट आप कंप्यूट कर सकते हैं जी। क्लियर? हाँ जी आगे चलें जी। जी सर। जी जी सर इसमें अंडरलाइन ये असम्पशन है कि जिस तरह R&D एक्सपेंडिचर नॉर्मली तो उनको राइट ऑफ कर देते हैं ना सेम ईयर में, तो सर उस एक्सपेंडिचर को फिर कैपिटलाइज करके कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नहीं, वो ये कहना विच अवॉइड द इमीडिएट राइट ऑफ फॉर वैल्यू बिल्डिंग एक्सपेंडिचर सच एज R&D और ट्रेनिंग। ठीक है, तो मतलब आप इसे, हाँ जी, फॉरन वो जो R&D है ना उसको आप राइट ऑफ नहीं, बल्कि वो आप चूंकि उसका जो R&D के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो भी आगे फ्यूचर में आपको जनरेट करेगी ना, उसके बेनिफिट्स को भी आप देखते हैं कि क्या हो सकते हैं, तो उसको कंसिडर भी करेंगे आप। तो सर उसको भी एज एन एसेट कैरी करेंगे? जी 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 जी, श्योर श्योर श्योर। राइट। Now this is economic value added, EVA। देखिए EVA like RI produces an absolute performance measure calculated by structuring an imputed charge from the profit earned। EVA का फॉर्मूला देखिए कि नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैट, ठीक है, adjusted minus adjusted invested capital into imputed rate of interest, ये आपकी EVA। और नो पैट एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, profit calculated in accordance with the accounting standard do not accurately reflect the wealth that has been created।
EVA looks to measure especially how well companies are maximizing the wealth of their shareholders. ठीक है, तो असल में यहाँ हम देखना चाहते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इजी करें तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नो पैट है, उसमें से हम क्या करेंगे कि एडजस्टेड इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू इम्प्यूटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आपका ये वो बात है कि जो हमारे पास उसको हम देखेंगे कि अगर हमारा प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो अगर हमारी जो वो है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, उनसे ग्रेटर देन है, तो वो फिर हमारे पास बनेगा EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अच्छा, आप देखिए जरा की डिफरेंसेस बिटवीन EVA एंड RI जरा सुनिए, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। EVA इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रॉफिट विच इज नॉट द सेम एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है, जबकि RI हमारा किस पे बेस करता था, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर। वैल्यू बिल्डिंग एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एडेड बैक टू प्रॉफिट। EVA में जब आप जाते हैं तो हम उसके अंदर, जब अकाउंटिंग के अंदर आप लेंगे तो उसमें तो आपने क्या किया है कि आपकी वो जो अमोर्टाइजेशन होती है, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो तो आप चार्ज करते हैं ना कि वापस उसमें, लेकिन इसके अंदर वो जो आपने एक्सपेंडिचर उसको अमोर्टाइज किया होता है वो आप ऐड बैक करोगे, चूंकि वो एक्चुअली आपके आउटफ्लो ऑफ कैश तो है ही नहीं है। तो दैट्स वाई आप EVA फाइंड करने के लिए उनको ऐड बैक करते हो। नॉन कैश आइटम्स आर एलिमिनेटेड, उनमें से आप उसको एलिमिनेट करोगे, और वन ऑफ अनयूजुअल आइटम्स आर एक्सक्लूडेड। चार्जेस फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक, इसमें भी आप जो डेप्रिसिएशन होती है उनको ऐड बैक करते हैं टू प्रॉफिट अंडर EVA, एंड ए चार्ज फॉर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज मेड इंस्टेड। कैपिटल चार्ज यूज डिफरेंट बेसिस फॉर नेट एसेट्स, EVA यूजेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। तो सिंपली आप ऐसा यूं समझ लें कि RI आपका वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड, जबकि EVA आपका है इकोनॉमिक प्रॉफिट बेस्ड। और इकोनॉमिक प्रॉफिट बेस्ड का मतलब ये है कि वो तमाम एसेट्स जो देखें, वैल्यू बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, उनको ऐड बैक करते हो, जबकि हम अकाउंटिंग के अंदर जो वैल्यू ऐड जो एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, उनको हम उनमें से हम अमोर्टाइज जो कर रहे होते हैं उनको लेस करते हो, जबकि यहाँ पे नॉन कैश आइटम अकाउंटिंग के अंदर हम एज ए एक्सपेंडिचर शो करते हैं, जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर हम नॉन कैश आइटम्स को हम एलिमिनेट कर देंगे और वो हम उसको वो नहीं करेंगे। इसी तरह कोई अगर कोई यूजुअल आइटम है उनको भी निकालेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर तो ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर हम ऐसा नहीं होगा, और फिर उसके बाद हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से हम माइनस करने के बाद अगर कुछ चीज़ बचती है तो वो है। तो लिहाजा सिंपली आप लोग ये ज़हन में रखें कि EVA जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट बेस्ड अप्रोच है, जबकि RI इज बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड अप्रोच। तो जब अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड लेंगे तो उसमें तो आप नेचुरली डेप्रिसिएशन को आप लेस करते हो, अमोर्टाइजेशन के अमाउंट्स को लेस करते हो, जबकि इसके अंदर वो लेस नहीं करेंगे हम। जी सर, इसमें ये इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन बताई गई है, सर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? सॉरी, इकोनॉमिक सर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन जो इसमें बताई हुई है वो सर किस तरह निकलेगी? एंड चार्ज फॉर द इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज मेड इंस्टेड। देखिए हम यहाँ पे वो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है कि आपने एक एसेट लिया ना जी, तो एसेट्स को हम जिस तरह उसकी इकोनॉमिक लाइफ हम डिटरमिन करते हैं, तो लिहाजा वो आप जो डेप्रिसिएशन लेट से आप स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक अडॉप्ट करते हो, तो हर साल जो आपकी
जो 20,000 फर्ज करें 1 लाख का आपका जो वो एसेट है और स्ट्रेट लाइन के मुताबिक हर साल 20,000, वो 20,000 जो है, ठीक है, वो आपकी डेप्रिसिएशन आप, और वो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है, ठीक है। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आप एक इकोनॉमिक बेनिफिट लेने जा रहे हो, और बेनिफिट क्या है कि आपने बिजनेस किया है, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लिहाजा आप अज्यूमिंगली आप कहते हो कि हमने जो एसेट एक लिया था उसको चूंकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, और दैट्स वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमने ओवर द ईयर लेना है। वो हर साल जो जो बेनिफिट आप उसका लेते हो, जो उसे यूज कर रहे हो, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लिहाजा वो जो डेप्रिसिएशन आपकी होगी वो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कहला सकती है। जी सर। सर इसमें जिस तरह नॉर्मल डेप्रिसिएशन के होते हैं, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सर उस तरह नहीं होगी ये वाली? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जी। देखिए, वो कहना चाहता है कि जनाब हमने ईबीए के अंदर जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है वो हम एक अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, जी ठीक सर। है। लेकिन हमने जब ईबीए फाइंड करना है तो हमें जो जितनी भी हमने डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होंगी उनको ऐड बैक करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो हमने एक्सपेंडिचर अपने इनकम स्टेटमेंट में शो किया है, ये इकोनॉमिक, इनका जो हम कहते हैं कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनके अगेंस्ट कोई आपकी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता। ये तो एक हमारा एक तरीक़ेकार है कि हम कह रहे हैं कि जी हमने जो एसेट्स लिए हैं उन एसेट्स को हम पीरियडिकली यूज़ कर रहे हैं, और वो उन पीरियडिकल जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप अपने एक्सपेंसेस मान रहे हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आपकी किसी भी किस्म की आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता। लिहाजा ईबीए के अंदर आपको वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन जो है उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। जब आप ऐड बैक करोगे तो वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट बनेगा। अगर आप ऐड बैक नहीं करते तो वो तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है। लिहाजा इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में फ़र्क है जी। सर ये दैट एक्सक्यूज मी, एक कॉल सुन। अच्छा चलें जी जी प्लीज। जी सर, दैट पॉइंट वाज क्लियर। मैं ये जानना चाह रहा था कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन ये एक्चुअली निकलती किस तरह है? मतलब सर जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, जितने भी मेथड्स पढ़े डेप्रिसिएशन के, देर ऑल अकाउंटिंग बेस्ड। तो सर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन हमने देखिए देखिए आप एक माय डियर, देखिए हाँ जी। देखो, एक एसेट्स की होती है फिजिकल लाइफ, ठीक है। जी सर। जी अच्छा, एक एसेट्स की हम इकोनॉमिक लाइफ रखते हैं। ये इकोनॉमिक लाइफ जरा बताइए, आप लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्या होती है इकोनॉमिक लाइफ? सर सर इकोनॉमिक लाइफ हम उसे कहेंगे कि कुछ आपकी मशीनरी है उसकी वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसके वेयर एंड टेयर हैं, तो जितनी उसने ख़त्म हो जाना है एक्चुअल जो उसकी लाइफ बनती है। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग लाइफ होती है वो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इस मशीन को मैक्सिमम 10 ईयर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी एस्टिमेटेड एक लाइफ होती है। लेकिन एक्चुअली कुछ भी हो सकता है कि उसकी अच्छा, तो टेक्नोलॉजी ये ऑब्सोलीट हो जी, चुकी है अब वो माय किसी डियर, मशीन की। आपने नॉर्मली कंपनीज के अंदर पता क्या होता है, गाड़ी ऑटोज हैं। हाँ, कार ऐसा है जो आपके ट्रक्स हैं, फ्लीट्स हैं, कारें हैं, वो 5 साल के बाद ऐसा तो नहीं होता कि वो बिल्कुल सड़कों पे चलना बंद हो जाती हैं। कंपनी ने एक पॉलिसी बना ली है कि जी हम इसकी लाइफ हम एस्टिमेट करते हैं कि ये 5 साल है। इसका मतलब कंपनी ये समझ रही है कि हमने इस एसेट्स का बेनिफिट विद इन 5 ईयर हमने अवेल कर लेना है। तो अनीक, ये जो 5 ईयर आपने एस्टिमेटेड लाइफ जो डिटर्मिन की है, ये इकोनॉमिक लाइफ है। अच्छा, अब आपने हर साल जब पहला साल उसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो वो मिस्टर अनीक, वो कौन सी है? वो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है। तो आप बेसिकली जो अकाउंटिंग में एंट्री पास कर रहे होते हैं उसको आप इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कह लें। उसकी वजह है कि 5 ईयर में पहला साल गुजरा, तो यू हैव टेकन एज इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। इट मीन डेप्रिसिएशन इज व्हाट, the portion of the total cost that have been used up and whose benefit have been taken. So that's why I think you are passing entry. The depreciation expense debit and accumulated depreciation, that is a credit. तो बेसिकली ये इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है कि डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिक का मतलब ये नहीं कि कोई ये कफायत शारी वाली बात है।
इसका मतलब ये उस एसेट्स की लाइफ को जो हमने खुद कंपनी ने अपने ऑपरेशंस के लिए एस्टिमेट किया है कि इस टाइम के अंदर हमने इसका बेनिफिट अवेल करना है, हम ले लेंगे, ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। और हर साल जो उसकी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसको आप इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। हालांकि ठीक उसकी है। फिजिकल लाइफ कुछ और भी हो सकती है। एंड सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में भी तो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर ही इसको डिवाइड करके तो फिर वो निकालते हैं माय डियर, ये वही, हाँ जी, वो जो आप मैं वही तो बात आपको बता रहा हूँ कि आपने, आपकी कंपनी के पास 10 गाड़ियां हैं और उन 10 गाड़ियों की उन्होंने फिजिकल लाइफ तो माइट भी, गाड़ी जब तक मेंटेन रहती है चलती रहती है, लेकिन उन्होंने कहा जी, कंपनी ने एक प्रोसीजर बनाया कि जी उसकी हम जो बेनिफिट है विद इन 5 ईयर हम ले लेंगे। तो वो जो लाइफ आपने डिटर्मन की है वो इकोनॉमिक लाइफ बन गई। हालांकि फिजिकल लाइफ तो उसकी उससे कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, जब आपने पहला साल उसको इस यूज़ किया और उसकी जितनी डेप्रिसिएशन बनी है, असल में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो जो डेप्रिसिएशन आप अकाउंटिंग में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन ही होती है। राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर? जी सर। चूंकि आप बताइए ना उसकी वो जो लाइफ आप कहते हैं जी, हम कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ, बेसिकली एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एनी एसेट इज इकोनॉमिक लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ इज एस्टिमेटेड। अच्छा, उनमें से पहला साल गुजरा, वो डेप्रिसिएशन वो कौन सी है? वो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है। जी सर, बिल्कुल क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज, दिस इज इंटरनेशनल सब्सिडरीज के हवाले से हैं। और यू नो बड़ी सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल सब्सिडरीज क्या होंगी कि जब आप दुनिया के दूसरे मुल्क में कोई कंपनी परचेज एक कंपनी करती है तो वो उसकी इंटरनेशनल बन जाती है सब्सिडरीज। और सब्सिडरीज होती ही वो तब हैं कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में आपने कोई दूसरी एंटिटी को परचेज किया और जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आपके पास हैं और जो कंपनी उसके कंट्रोल रखती है तो नेचुरली वो उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव विद इन ए मल्टीनेशनल इज अ कम्प्लेक्स टास्क। देयर आर पर्टिकुलर डिफिकल्टीज with the performance measurement when operations and functions are located in various parts of the world. जारी बात है, ये बड़ी सिंपल बातें हैं। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, government policies, that is the tax rate, transfer prices, exchange rate fluctuations, risk, domestic competition, economic conditions, infrastructure, management control and staffing, cultural differences. ये मतलब जब भी आप कभी दुनिया के दूसरे मुल्क में जाएंगे तो सच सॉर्ट ऑफ इश्यूज वुड बी देयर। तो दैट अल्टीमेटली लीड्स डिफिकल्ट टू सेट रियलिस्टिक स्टैंडर्ड फॉर कम। तो वो कहते हैं, कहना ये असल में वो चीज़ चाह रहे हैं कि जब आप एक इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर आप जाते हैं ना तो वहाँ उनके आप रियलिस्टिक स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, आप देखो ना, आपकी एक कंपनी पाकिस्तान में, दूसरी आपकी यूरोप में है, अब वहाँ पॉलिसीज डिफरेंट है, यहाँ पॉलिसीज डिफरेंट है, ठीक है। तो लिहाजा हम उसके लिए अगर उनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो मुश्किल ज़रा हो जाता है। ये एक्सक्यूज में मैं एक कॉल अटेंड करूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम जी। जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं जी? अच्छा शराज साहब, ऐसा है कि मैं अभी ऑनलाइन क्लास एक ले रहा हूँ तो आई विल टॉक टू आफ्टर 9। आप आफ्टर 9 ज़रा बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ओके, थैंक यू। यू गॉट द कॉन्सेप्ट जी, लेडीज जेंटलमैन? सॉरी, लेडीज तो नहीं है आज, सारे जेंटलमैन ही हैं जी। प्लीज जी आगे चलें जी। Yes, sir. Now this is regarding transfer prices, pricing का concept है ना आप लोगों के माइंड में? Yes, sir. जब आपकी इंटरनेशनल सब्सिडरीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब सामान भिजवाती हैं तो ये उस हवाले से है कि ट्रांसफर प्राइसेस आर मेड टू अकाउंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स सर्विसेज बिटवीन द डिपार्टमेंट और डिवीजन टू अनदर। जब एक कंपनी, एक डिवीजन, वो जो कल हम बात कर रहे थे SBUs,
तो जब एक SBUs अपना कोई सामान दूसरे SBUs को भिजवाएगा, ठीक है, तो ये वहाँ पे चीज़ें ट्रांसफर प्राइसेस की, तो प्रिंसिपल्स क्या हैं कि एंश्योर गोल कॉन्ग्रुएंस, डू नॉट यूज एज पेनल्टी रिवॉर्ड। तो अप्रोचेस में क्या है कि जी आप मार्जिनल कॉस्ट, फुल कॉस्ट विद मार्कअप, मार्केट प्राइस, नेगोशिएटेड प्राइस, और ये यूजेस इसकी क्या है कि ट्रैक द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, allocate profit to internal departments, negotiation needed when the best price cannot be calculated. There is an element of risk. Authority is decentralized and disputes arises. Eccles says the method of setting transfer prices should reflect the organization degree of diversification and vertical integrations. Ji, please. आगे चलें जी। जी सर। यस सर। ये माय डियर, दिस इज डिविजनल परफॉर्मेंस है। तो an important principle to remember here is that manager should only to assess on what they can control. तो divisions performance, managers performance, जैसे आपके SBUs हैं, मुख्य डिवीजन्स होती हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस है, पर इसमें कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, बस सिंपल। और ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टाइल है जी। 3 मेन रोल फॉर द कॉर्पोरेट सेंटर, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, controlling divisional performance, providing central services, that is HR legal, और strategic management style है strategic planning style, center heavily involved in strategic planning, lots of dialogue between, ये कॉमन चीज़ें, बस इसको मेरा ख्याल ऐसा कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। My dear, this is your all slides that we have discussed with from the CIMA E3. जी ये लास्ट चैप्टर का, जी, ये लास्ट चैप्टर है। हाँ नहीं, ये देखो ना, ये आपका लास्ट वन है उसका, ये देखिए, दिस इज चैप्टर 12 परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हवाले से। राइट। So we have finished today's even this was the just revision type, चूँकि पहले हमने सिलेबस को टॉपिक्स को ओवरऑल हमने ख़त्म किया, फिर हमने लाइक ये सीमा की बुक के हवाले से इसको एज ए होल हमने इसको गो थ्रू किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सर आई थिंक ये बड़ा अच्छा मटेरियल था, इसमें मोर और लेस सारी चीज़ें कवर हो रही थी कंप्रिहेंसिवली। ये देखिए, ये सीमा की बुक की कंडेंस फॉर्म में जो चैप्टर्स के जो मेन एरियाज हैं ये हैं, ये बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, इनको अपने जी। पास रखें और इनको आप फोकस करें आप लोग। प्लस विलन की बुक को आप देखें, प्लस जो डेविड की बुक है स्ट्रेटेजिक, PPTs हैं। अब ये मेरा ख्याल मटेरियल, तो वी हैव ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू communicate the best in a manner जो थी चीज़ हो सकती थी। अब इसको फोकस होके पढ़ना, डेडिकेट होके पढ़ना, और देन आप यू मे गेट योर सक्सेस। जी जी सर, ओके। हाँ जी अनीक, अब थोड़ा सा कुछ आज हमारी, अब वी आर सपोज टू वाइंड अप जस्ट लाइक वी हैव अबाउट 20 मिनट्स, लाइक कुछ कहना चाहेंगे? कैसा आपको सेशन लगा, क्या हुआ? Sir, session was very good, and I would say this that George is the only class जिसमें there is actually an interactive session. बाकी सब classes में तो we are just muted and like we can type the questions when we are allowed to, but this is something on another level. And sir, I think on a like अभी देखा जाए this is a strategic management paper, तो के लिहाज से it is good that like it invokes the thinking process in us students.
बिकॉज अदरवाइज सर अगर जिस तरह बाकी क्लासेस में हमें वो लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन, बट जिस तरह सर आप डिस्कशन करते हैं वन ऑन वन, एंड सर फिर आप अंडरस्टैंडिंग भी जिस चीज़ की हमें नहीं होती उसको आप अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया आपने, तो उसकी वजह से सर मतलब जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है ना वो भी फिर गेट्स एक्टिवेटेड। आई फेल्ट दिस। ठीक ठीक, ओके ओके थे जी। वकास, मिस्टर वकास। जी सर, मैं अपने साथी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन सेशन में जो इंटरेक्शन आपके साथ इनका हुआ है, अगर ये फिजिकल क्लासेस होती तो ये ऑलमोस्ट कोई इससे 50% 100% ज्यादा मजा आता पढ़ने का। जी जी। और कुछ कहना क्या चाहेंगे? ऑलमोस्ट तो फिजिकल क्लासेस में एक जबरदस्त और मजा आया है। अच्छा, थैंक यू। अनीक, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, आई वाज सेइंग कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस जो आजकल चल रहे हैं उसमें इवन दिस इज अ ब्लेसिंग दैट वी आर एक्चुअली इंटरएक्टिवली कनेक्टेड विद ईच अदर सिटिंग इन डिफरेंट सिटीज एंड वी कैन स्टिल शेयर द थॉट्स। हाँ देखिए, इसका एक जो सबसे बड़ा फायदा देखिए, अब देखो टेक्नोलॉजी बेस्ड, मेरा ख्याल आई माई सेल्फ हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विद यू पीपल, यू आर इन इस्लामाबाद, समवन इज इन कराची, समवन इज इन मुल्तान, समवन इज इन लाहौर। अब एक रिसोर्स पर्सन आपको पता चल गया कि जो शायद पहले नहीं पता होगा, ठीक है। और एक डाइवर्सिटी उसमें आती है, मुख्तलिफ लोगों को आप जब सुनते हैं तो अदरवाइज तो नेचुरली अगर फिजिकल क्लासेस होती तो जो लोग इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद के लोगों को सुनेंगे। ये भी एक क्रॉस रीजन जो टैलेंट है वो सामने आता है, लोग इसमें होता है। तो मतलब जिस तरह मेरे लिए अब ये है कि I was feeling good in a sense like कि जी एक मेरी क्लास में इस वक्त the people from the different region, from the different cities, they are taking the classes। तो वो एक ज़्यादा एक चीज़ होती है, चैलेंजिंग भी है, आप अच्छा फील करते हो जब बच्चे आपसे खुश हों कि जो यस मज़ा आया जी, ऐसा हुआ। मैं थोड़ा सा हमेशा चीज़ों को ज़रा टफनेस की तरफ जाना पसंद करता हूँ। मैं क्लासेस को इजी क्लासेस नहीं करना चाहता कि जी वो बस, मैं बच्चों को हमेशा जो होती हैं उनको मैं कहता हूँ कि जी आप क्वेश्चन करेंगे और आई रिप्लाई यू पीपल, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर टू द स्टूडेंट्स मेड द क्वेश्चन। और उसमें ये होता है कि मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर एक वो है कि मैं बच्चों के क्वेश्चन को रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, चूँकि आई एम proud of to say that I have the basics or concepts of all the subjects, particularly in finance, accounting है, project है, operation management है, marketing है, management है, strategic है, ये वो मतलब likewise। तो मैं जहाँ भी अपने यहाँ मुल्तान के अंदर मैं जहाँ भी होता हूँ तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को बल्कि मैं पैम्पर करता हूँ। और मेरा जितना इतना इतना कॉन्फिडेंस के सवाल करवाने के हवाले से शायद कोई टीचर आपको इतना इनकरेज नहीं करेंगे कि लेडीज जेंटलमैन एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन। ठीक है जी, वो मैं करता हूँ जी। प्लीज जी, गुलाम अब्बास प्लीज। यस सर। what would you like to say something? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने हमें जो है ये लेक्चर बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो डिलीवर किए हैं, और आपने बड़ी डेप्थ में जाके हमें समझाया है चीज़ों को। और ना सिर्फ ये कि आपने एसएम के मुतालिक पढ़ाया है, बल्कि आपने हमारे जो बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आपने जो हमें अंडरस्टैंडिंग दी है। कोई मिसकंसेप्ट थे या कुछ थी तो आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया उसको। तो वंस अगेन थैंक यू सर। ओके सो नाइस। और दूसरी बात ये कि मैं अपने दोस्तों से एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो अभी एज है, जो दौर जा रहा है, ये हमारा जो है ये टिपिकल अकाउंटिंग का नहीं है।
मतलब वो मुंशी टाइप नहीं है कि हम जाएं और एक में एक दो करके तो हम जो है वो 9 से 6 बजे आ जाएं, बल्कि ये ऐसा दौर है कि हमें आईटी बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर हमें जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें नई से नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यानी अगर हम ये कहें कि जी हम जाएंगे और जाके बुक्स लिखेंगे अपने हाथ से, या कोई हमें जो है वो वोचर डाल देंगे तो हमें जो है वो प्रमोट कर देंगे या हमें शाबाशी देंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि हमें लोगों को मैनेज करने के साथ साथ जो है अपने आप को भी जो है वो एडवांस करना है कि हम नई गुड टेक्नोलॉजी गुड। अडॉप्ट करें। या हमें जो है वो अब जैसे मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है मैंने जस्ट बीकॉम करके मैं यहाँ पे आया था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को मैंने ज्वाइन बीकॉम किया कहाँ था से 13 किया साल था? पहले। बीकॉम मैंने बहावलपुर से किया था, एक प्राइवेट कॉलेज से। तो अच्छा मैंने 13 साल पहले इनको ज्वाइन किया, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने वक्त के साथ साथ देखा कि जो ऑनर है जो वो आपको इस तरह से नहीं देखता है कि जी आपको बहुत अरसा हो गया तो आपको जो है बहुत अच्छे हैं आप, बल्कि वो ये देखता है इसने करियर ग्रोथ कितनी है, इसकी ये वैल्यू एडेड कितनी करता है। तो मैंने यहाँ पे जो है इनके पास रहकर सॉफ्टवेयर सीखे हैं, मैं खुद बैठ के डेवलप करता हूँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैंने पेरोल डेवलप किया है। उसके बाद अभी जब ये ऐलान हुआ कि जी कोविड-19 की वजह से आप जो है वो घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम, तो मैंने विद इन 30 मिनट्स जो है उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म्स बना दिए शेयर पॉइंट पे। मैंने पूरी फैमिली के साथ शेयर कर दिया कि जी आपके जितने एक्सपेंसेस हैं वी आर गोइंग टू पेपरलेस अकाउंटिंग। तो बड़े खुश हुए गुड। ऑनर भी और मेरे मैनेजर भी कि जी आपने बहुत ही कम टाइम में, हमने आज ही कहा है और आज ही आपने जो है पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितना काम भी है उसको ऑनलाइन कर दिया है। तो इस तरह गुड के हमें स्टेप्स लेने चाहिए। गुड गुड। मिस्टर वकास, वकास से शायद पहले बात हो गई थी मेरा ख्याल। नो सर, अभी नहीं हुई। वकास प्लीज चलें अभी। एहसन प्लीज। अच्छा एहसन साहब तो हमारे ऑफिस के ही हैं। एहसन साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर, सर वंडरफुल सेशन लगा, मज़ा आया पढ़ने का भी। और सर यकीन करिए कि स्टूडेंट वगैरह मेरे पास आते हैं ना कि एडमिशन इसमें हमने पढ़ना है, मैंने कहा यार आप इसमें इस सेशन में ले लें और सर के आप लेक्चर ही पढ़ लेंगे ना तो आपका पेपर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अच्छा चलो, दैट्स गुड दैट्स गुड। हमजा प्लीज। जी जी सर, सुनो आपकी बात। नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सेशन एंड अभी हो रहा है क्लास। वुड यू लाइक टू से समथिंग? जी जी सर, मैं आपके लेक्चर्स जो है प्रॉपरली यानी पिछले दिनों में सुनता रहा हूँ। प्रॉपर ये सेशन में जो मैंने अटेंड किए आपके लेक्चर्स जो है ना, यानी कि ऑफलाइन में देख लेता था, लाइव तो नहीं चल रहा था, लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका जो था वो अच्छा था, यानी कि मुझे समझ आ जाती थी इजीली। और फिर बुक वगैरह में स्टडी कर रहा हूँ साथ साथ, तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है साथ साथ जो है। अभी आप सर कौन एक बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे थे? सज्जाद? हमजा, हमजा हमजा मती। हमजा बोल रहे हैं? जी जी हम। अच्छा जी जी जी, गुलाम अब्बास जी। सर एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमें जो ये लेक्चर हैं, अगर हमें ये वीडियोस अगर हमें डाउनलोडेड शेप में मिल जाएं, कि कभी ऑनलाइन चल रही ये होती हैं कभी नहीं चल रही होती हैं। ये तो वो करेंगे ना, ये ऑफिस वाले। एहसन साहब यहाँ हैं, ऑफिस जी ICMP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये एहसन साहब, ये मसला हो सकता है? सर ये इंटरनेट डाउनलोड करके मैनेजर करके देख लें, उस पर अगर हो जाए, अदरवाइज ना ऑप्शन नहीं है कि डाउनलोड करके वो कर लें। अच्छा अच्छा, ठीक है मतलब जी। ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी ना हमें कि हमारा अकाउंट ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा अगर हम डाउनलोड कर लें तो नहीं नहीं, IDM के ब्लॉक तो थ्रू? नहीं होगा। नहीं नहीं, कर ले। ठीक है। एक सिक्योरिटी के तौर पर उन्होंने कहा है कि यार आप करना नहीं है, आपको मतलब प्रॉपर्टी ICMA की है तो इधर चले जाइए, जी लेकिन आप बिल्कुल, अपने लिए यूज करें, बिल्कुल करें। जी हम कर देंगे। थैंक यू सर। जी मिस्टर फहद प्लीज। फहद, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मिस्टर सज्जाद, सज्जाद आप सुन रहे हैं हमें? Sir, if I may, सॉरी। sir, if I may, जी जी प्लीज। sir, I would like to add that I wish there were more professors at the strategic level who would teach in a way that you do, because I think at the strategic level, ये आप मुझे पैम्पर कर रहे हैं आप।
No, sir, it's the truth. Sir, this comes from the heart because अभी तक मैंने मतलब सर 2 क्लासेस इसके अलावा ली हैं ऑनलाइन एंड उससे पहले तो फिजिकल क्लासेस भी हुआ करती थी बट सर योर स्टाइल इज डिस्टिंक्टिव among others and I have to so sir when you see something so you should appreciate it. चलो जी, थैंक यू अगेन थैंक यू। सर अच्छा जी, एक और बात है जी जी श्योर। सर आई होप कि हम मिलें भी सही कभी फिजिकली। मैंने आपकी पिक्चर देखी है लेकिन आपकी जो आवाज़ है मतलब वो आपकी पिक्चर से मैच नहीं करती है। उसमें आप बड़े बूढ़े बूढ़े लगते हैं लेकिन आवाज़ और आपका जो अंदाज है ना वो हमसे भी ज़्यादा बेहतर है। अब मैं गुस्से में आ गया हूँ गुलाम अब्बास। सर वैसा ये मैंने जानबूझ के कहा है। मैं यू नो माय एज इज 57, ठीक है सर आप लगते नहीं है वैसे आवाज़ से, सीरियसली आप सीरियस हो, आप हाँ, लगते नहीं है लेकिन आवाज़ मैं में। थोड़ा माशाल्लाह सा अल्लाह बताना आपको चाहता हूँ। सेहत दे, I, आपको जिंदगी दे। I, आपने मेरी ना मुल्तान की थोड़ी सी लाइफ में, आई एम वेरी हार्ड वर्कर और आई एम वेरी पैशनेट टू डिलीवर माई लेक्चर्स। आई एम बेसिकली मोटिवेटर स्पीकर्स। आपने मुझे मोटिवेशन के ऊपर अगर थोड़ा सा सुनेंगे तो यू विल एंजॉय माय थिंकिंग, माय थॉट्स, माय लाइक सच सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, बाकी वो मैं पहले क्लीन शेप भी था, लेकिन अभी ये जो पहला कोविड जब स्टार्ट हुआ तो फिर मॉस्टेचेस मैंने उस वक्त रखी हैं, तो थोड़ी सी एक ये भी चेंज हो सकता है। आपको पहली कोई भी पिक अगर मिले तो उसमें वो क्लीन शेप भी मैं मतलब होगा। तो एनी हाउ वॉइस के हवाले से ये है कि मुझे बोलने का शौक है। मैं ज़रा स्टाइल माशाल्लाह और क्लासेस के अंदर वो बड़ा मैं वो इसको एक सीरियस नोट पे मैं समझता हूँ कि एक्सेंट और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चूँकि आप एक 30 40 20 25 स्टूडेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो आपको सुनते हैं और एस्पायर और इंस्पायर होते हैं, वो सब कुछ होती है उनकी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक टीचर को डेप्थ ऑफ नॉलेज रखना चाहिए, डाइवर्सिफाइड हो और कोऑपरेटिव होना चाहिए टीचर को ना जी। जो बच्चों को फील हो कि यार हमारा कोई प्रॉब्लम है ना जी, हम वो सर के सामने बात करेंगे और हमें वो उसका कोई सोल्यूशन रेसिपी मिलेगी। और मैं आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो फियर को कन्वर्ट करता हूँ आपके उसमें के कॉन्फिडेंस में, कि फियर मेरा ख्याल है मैं आई नेवर नेवर गिव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। मैं आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इनकरेजिंग टू माय स्टूडेंट्स। जिस तरह अभी अनीक ने बात की थी ना कि जी वो या मेरा सजाद ने एक क्या कहा था कि अगर हमारी क्लासेस अगर फिजिकल होती तो आप शायद और भी मैनी टाइम आप लोग इसको एंजॉय करते। अच्छा, एक दूसरी बात मैं अभी कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ऐसा है, आप लोग नौ आप मेरे इस सेंस में एक रिलेशन हमारा बिल्ड हो गया, जो कि आप मैं एक ट्यूटर के रूप में आया हूँ पढ़ाने के हवाले से। आई एम अ टीचर जस्ट लाइक एज अ पेरेंट इन लाइक उसमें तो हमारा एक रिलेशन मैं बिलीव करता हूँ कि टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द स्टूडेंट्स। और मेरे जो दरवाजे इस सेंस में कि जी आप जब भी आप लोगों को पढ़ते हुए इफ़ यू लाइक टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस और सम मेंटोरिंग सम हेल्प, तो प्लीज़ मैं इवन आप लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, कोई बात है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप वॉइस मेल कर सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं कि जी ये कैसे है, क्या है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू the advice and to help and to support system। चूँकि मेरा ख्याल है ठीक है, अब आप लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं तो आई एम प्राउड ऑफ टू से कि जी हमारे बच्चे वहाँ मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। और मतलब मुझे अच्छा लगता है आप भी किसी जगह कोई मुझे रेफ़र करते हैं, बात होती है कि सर हमने उनसे पढ़ा है और ये है। तो मेरा ये है कि आई वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद ऑल यू पीपल, नॉट ओनली इन दिस स्टेज आर सेमेस्टर, बल्कि आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह लिंक अप रहना चाहिए और ये चीज़ें इंशाल्लाह जारी रहेंगी। ठीक है जी, और विश यू गुड लक। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और सल्यूट टू दोज पीपल हु बेसिकली आर बिजी, दे आर डूइंग जॉब एंड दे आर इम्प्रूविंग देयर करियर्स। ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है यू आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब और
जो मेहनत आप करते हो अल्लाह ताला उसका सिला आपको देगा। प्लस ये है कि लाइफ में पॉजिटिव रहिए, लॉन्ग टर्म अप्रोच इस्तेमाल करें और पॉजिटिव रहिए। मेरा ख्याल है उसका आपको रिवॉर्ड और बेनिफिट इंशाल्लाह हर ज़िंदगी में वो फिर मिलता है बंदे को। फिर एक टाइम आता है लोग एक्नॉलेज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना जी। और वो एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि जब लोग एक्नॉलेज कर रहे हों और कह रहे हों कि जी आपकी बात, तो असल तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपकी एक जो ब्रांड नेम है। तो मेरा ख्याल है बंदे को अपनी ब्रांड के नेम को जो केयर करने की बड़ी ज़रूरत होती है और उसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म था। मैंने अब जो लोग हैं मुख्तलिफ कैंपसेस से, बल्कि वो जिस तरह अनीक इन इस्लामाबाद, तो ही कैन मेक अ कंपैरिजन कि इस्लामाबाद की फैकल्टी भी है जी, कराची वालों ने कराची में देखा, ये अब यू कैन बेटर कंपेयर। और उसमें से अगर फीडबैक अगर आता है इनकरेजिंग, तो मेरे लिए भी एक प्राउड है। और दिस इज गिविंग मी मोर इमोशनल एंड मोर इन्वॉल्वमेंट एंड मोर इंक्रीजिंग माई पैशन। और इंशाल्लाह आई वुड रिमेन कंटिन्यू to carry on such sort of missionary like efforts for the generation of my country. ठीक है जी, इमोशनल तो नहीं हुए आप लोग? सर टू सम लेवल यस। अनीक, मैं थोड़ा सा आपके हवाले से कहना चाहूँगा। बेटा आप में नॉलेज, क्यूरोसिटी, क्लैरिटी ये बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह आप यू आर क्रिएटिव और मुख्तलिफ एंगल से सोचते हो। और ये मतलब है कि ये दिस इज़ अ प्लस पॉइंट मैंने जो फील किया है आपके बारे में। जी सर, थैंक यू। सर ये चलिए। मेरी मैं तो इतनी देर से चुप था, मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे, मैं तो वही साफ कर रहा हूँ कि आप जा रहे हैं। और वो मेरे पाँव जो जमीन पे हैं वो मुझे गीले गीले से फील हो रहे हैं। अच्छा जी, ये वही आंसू सर मुल्तान पहुंच गए हैं। बेसिकली हाँ मैं जी, भी हाँ। भावलपुर से ही हूँ। वो हमारे पास एक वीपी है अच्छा, मैं भावलपुर के, बल्कि तो वो गुलाम अब्बास में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यू नो, जी जी आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम बहावलपुर इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो जो रेलवे लाइन के पास है, ठीक है ना जी। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा 91 का करियर वहीं से है। मैं आई रिमेन्ड देयर फॉर 3.5 years ऑलमोस्ट, देन ट्रांसफर टू मुल्तान, और 94 टू ऑनवर्ड आई एम इन मुल्तान सर सर्विंग एज ये अ कॉमर्स कॉलेज है, जो कॉमर्स जी जी कॉलेज है जी सर, जी जी आप मुल्तान। जानते होंगे जाफर हुसैन साहब को। नहीं, कॉमर्स कॉलेज में जाफर नहीं, जाफर वो हुसैन कौन साहब है थे, कि प्रिंसिपल थे जाफर हुसैन साहब, फिर वो चले गए थे यजमान, तो यजमान नहीं, से वो जाफर साहब बेसिकली नहीं, रिटायर्ड यहाँ हुए। नहीं, जाफर साहब यहाँ नहीं रहे। जाफर इस्लामियात वो उधर पढ़ाते थे थे, वो। लेकिन वो यहाँ नहीं रहे थे मेरा ख्याल है। मेरे भावलपुर करियर में। कॉमर्स में रहे हैं। हाँ हाँ, वहाँ थे, बिल्कुल बहालपुर में थे जाफर साहब। जी 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 भावलपुर जी जी। कॉमर्स कॉलेज में थे, बारिश हम्म, इंसान थे, मेरे अंकल थे वो। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। तो बहरहाल मेरा करियर बहालपुर से ही है। आई हैव स्टार्टेड ठीक है सर। इन 1991। मैं बेसिकली उकाड़ा से हूँ, उकाड़ा सिटी से, अच्छा अच्छा। लेकिन अब आई हैव बीन सेटल्ड इन मुल्तान। और अब ऑलमोस्ट ये कि मतलब इधर ही होता हूँ, और सर फैमिली, मुझे भी बच्चे कहीं बच्चे। रेफर कर दें मुल्तान में, मैं तो खुद लाहौर से शिफ्ट होना चाहता हूँ मुल्तान की तरफ, अपना तो शहर वाई तो यू होगा। लाइक टू, नहीं क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? सर वैसे ही लाहौर में जो है लाइफ बड़ी टफ हो गई है, हाँ, ये तो है, ये ये तो खासकर है। ये कोविड की वजह से ये जो सिचुएशन बनी हम्म, हुई है, ये बहुत टफ हो गई है लाइफ। हम्म। चलें इंशाल्लाह जी, फिर मुलाकात रहेगी, फिर ये बातें भी होती इंशाल्लाह रहेंगी इंशाल्लाह आपको मतलब। ओके इंशाल्लाह। जी, ओके अगेन थैंक यू ओके जनाब, फॉर थैंक यू सर। गिविंग योर टाइम। ओके जी, सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू। सर टेक केयर, खुदा हाफिज। ओके जी, ओके ओके।